देखो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर देखो कैसे करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स के द्वारा शोन नहीं होती है। तो बच्चों मेटल के द्वारा आपको बताया था मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, ये प्रॉपर्टी शोन होती है उनके द्वारा। देखो ये प्रॉपर्टी मेटल शो करती है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी शोन बाय द मेटल, सोनोरस होती है, पीटने पे आवाज करती है, डक्टिलिटी खींचने पे तार बना सकते हैं उनके, डलनेस नहीं होती मेटल में, तो मेटल में डलनेस नहीं होती है, सो आंसर आ गया डलनेस। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल को खींच के उनके पतले लंबे तार बनाना, इससे डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डक्टिलिटी। क्या कहते हैं इसे? हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम रिस्पांसिबल फॉर द सेम। एल्युमिनियम को यूज करते हैं वो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, ठीक है, कुकिंग वाले बर्तन बनाने में यूज करते हैं एल्युमिनियम को। तो कौन सी प्रॉपर्टी? देखो अगर कोई चीज कुकिंग में यूज हो रही है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर। दूसरी उसका हाई गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, एल्युमिनियम में डक्टिलिटी ज्यादा होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है, पहले ये चेक कर लो, यानी ये और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्या सेकंड करेक्ट है इसके साथ? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एल्युमिनियम गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल है तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उसके अंदर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, या थर्ड डक्टिलिटी होगी। Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following property of aluminium are responsible for the same? Aluminium की कौन सी प्रॉपर्टी उसे अच्छा कुकिंग यूटेंसिल्स बनाती है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट या डक्टिलिटी? मेरी ख्याल से ना इसमें गुड दोनों ये चीजें होनी चाहिए, एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो दीज आर द टू बेसिक प्रॉपर्टी इन एल्युमिनियम, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखो, which one of the following metal do not react with cold as well as hot water? इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है? सोडियम का रिएक्शन तो पानी से होता है, कैल्शियम का भी होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? आयरन तो रिएक्शन कर देता है, आयरन है वो मेटल, वो स्टीम से रिएक्शन करता है, तो इसका आंसर आयरन होगा ना। आयरन रिएक्ट विद द स्टीम, नॉट विद द हॉट एंड कोल्ड वाटर, दिस रिएक्शन विद द स्टीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयरन का स्टीम के साथ, ये आयरन है, आयरन, ठीक है। ये आयरन का किसके साथ रिएक्शन होता है? स्टीम के साथ, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नहीं वाला Fe प्लस के H2O गैस है ना, ये प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? ये प्रोडक्ट बनता है हमारा Fe3O4 प्लस के H2 प्लस के H2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसी दूसरी ऐसी मेटल है जो एल्युमिनियम है, वो स्टीम से रिएक्शन करती है, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा? Al2O3 प्लस के H2 प्लस के H2। तो इसका आंसर होगा आयरन। क्या हो गया इसका आंसर? आयरन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा से, which of the following oxide of iron would be obtained or prolonged reaction of iron with steam? आयरन का स्टीम से रिएक्शन अभी तो बताया, Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा? Fe3O4। कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो Fe3O4 बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? Fe3O4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम को पानी से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ये हमारा कैल्शियम है, ये हमारा कैल्शियम है, इसकी पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम तो ट्रीट हो जाएगा वाटर के साथ। ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कर चुके हैं आपके, ठीक है। अब इनमें से कोई राइट आंसर है। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, लेस वायलेंटली नहीं, गलत हो गया। देखो इट रिएक्ट लेस वायलेंटली, तो थर्ड करेक्ट होना चाहिए, तो थर्ड दोनों में आ रहा है। अभी भी सेकंड को देखो और फोर्थ को देखो। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, या फिर ये हो सकता है। एंड थर्ड है इट रिएक्ट लेस, सेकंड क्या है? इट रिएक्ट वायलेंट, तो सेकंड तो इनकरेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड एंड फोर्थ। और ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी ऐसी मेटल है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देती विद मेटल के साथ? तो वो नाइट्रिक एसिड है। कौन सा है वो? नाइट्रिक एसिड। ये सब तो जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड, कौन सी ऐसी मेटल जो है हाइड्रोजन गैस देगी, ठीक है, इसके साथ तो देगी मेटल, जैसे जिंक मेटल है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस देगी वो, ठीक है। जैसे है ना, ये जिंक है, तो जिंक रिएक्शन करके ZnSO4 बनाएगा प्लस के हाइड्रोजन गैस देगा वो। तो कौन सी ऐसी मेटल है जो नहीं देती? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव, कौन सा ऐसे एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम देते हैं यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एसिड के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, तो कौन सा हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? तो इसका आंसर है, कौन सा ऐसा एसिड है जो
मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के कौन ये विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम। ओके, तो ये तो हाइड्रोजन गैस देगा मेटल के साथ। नाइट्रिक एसिड होगा वो, क्या होगा वो? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना, वो तुरंत ऑक्सीजन पकड़ के खत्म हो जाता है हाइड्रोजन। तो आंसर HNO3 हो गया, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर हो गया HNO3। HNO3 नहीं देगा हाइड्रोजन गैस। द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, ठीक है, अभी लव सबमिट करो, ठीक है। तो एक्वा रीजिया का कंपोजिशन क्या होता है? एक्वा रीजिया बताया था मैंने आपको, दैट इज रॉयल वाटर। क्या होता है वो? हाँ, तो रॉयल वाटर बताया था ना मैंने आपको, कंसंट्रेटेड HCl प्लस के कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा था ना, तो मैंने बोला 3 को इधर लिख दो, 3 रेशियो। तो ये 75% होता है, 25% होता है उसमें। तो एक्वा रीजिया ये होता है हमारा रॉयल वाटर, ठीक है। ऑर्नामेंट्स को धोने में काम आता है, ऑर्नामेंट्स को धोने में, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये एक्वा रीजिया हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है? आयोनिक कंपाउंड नहीं है। देखो सुनो, आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं ना जो प्लस उससे बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, जैसे CaCl2 आयोनिक कंपाउंड है, MgCl2 आयोनिक कंपाउंड है, ये सब आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। तो इसमें NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और KCl एक आयोनिक कंपाउंड है। CCl4 बच्चों HCl एसिड है, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। दिस इज नॉट द आयोनिक कंपाउंड, दिस नॉट द, क्योंकि H और Cl के बीच में ना ये H है और ये Cl है, तो इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। Na और प्लस Cl के बीच में, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। सो ये आयोनिक बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये HCl आयोनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन H किसके में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, इसका आंसर में सेकंड आएगा। थर्ड भी आएगा कि CCl4 एंड फर्स्ट क्या है? KCl आयोनिक कंपाउंड होता है। तो आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। इसने बोला आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो ये तो आयोनिक कंपाउंड है ना, तो इसका मतलब है, बाकी सेकंड तो है ही करेक्ट, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, इसके साथ इसका पेयर बनना थर्ड का, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, CCl4 आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है? क्योंकि इनमें ये वाली बॉन्ड बनते हैं ना, HCl और CCl4 ऐसा हो गया, Cl यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ और ये Cl यहाँ, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। समझ में आ गया? सो आयोनिक कंपाउंड HCl और CCl4 नहीं है, बाकी सारे आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट जनरली एग्जिबिट आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं? ठीक है, आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, हाँ पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं सॉलिड स्टेट में, ये गलत है। आयोनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं पर मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं होते। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आयंस चुपके होते हैं, फ्री नहीं होते, तो सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो ये ऑप्शन गलत है। ये वाली प्रॉपर्टी वो नहीं शो करेंगे। उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग, हाई सही है, आयोनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट में करते हैं, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो गया? Which one of the following property is not generally exhibited by the ionic compound, तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी, ये आंसर हो गया इसका, आंसर बी है इसका, आंसर क्या है? बी। Which of the following matter exists in their native state, कौन सी नेटिव स्टेट में होती है? मतलब जो कभी किससे रिएक्शन ही ना करे उसे नेटिव स्टेट कहते हैं। तो कौन सी ऐसी मेटल्स होती हैं जो नेटिव स्टेट में होती हैं? तो नेटिव स्टेट में ना हमारा एक तो ये होता है सिल्वर, ठीक है, एंड गोल्ड, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये दो मेटल ऐसी होती है जो किसमें होती है? नेटिव स्टेट में, इसमें होती है नेटिव स्टेट में, तो आंसर डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेटल्स को हम रिफाइन करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, उनको वो करते हैं रिफाइन करते हैं मेटल्स को। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इनमें से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कौन से मेटल को शुद्ध करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम शुद्ध करते हैं इसको, कॉपर को, एक तो गोल्ड को करेंगे, गोल्ड को कर लेंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो सोडियम पोटेशियम का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा हीट करने ब्लैक हो जाते हैं जब उन पे एयर पड़ती है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो सिल्वर का अगर आर्टिकल ब्लैक हो रहा है, सिल्वर का आर्टिकल क्या हो रहा है, ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल ब्लैक बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। दिस इज ड्यू टू, देखो सिल्वर में क्या होता है, जैसे ये सिल्वर है, जैसे सिल्वर है ना, ये हमारे पास सिल्वर है, तो एटमॉस्फेयर से Ag2H2S से रिएक्शन करके ये Ag2S बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, प्लस के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो सिल्वर के आर्टिकल ब्लैक इसकी वजह से होंगे, Ag2S की वजह से। इसकी वजह से सिल्वर क्या करती है, एटमॉस्फेयर से H2S पकड़ लेती है, एटमॉस्फेयर से क्या पकड़ लेती है, H2S, और इसके आर्टिकल क्या हो जाते हैं फिर, ब्लैक। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलॉय क्या होता है। तो जो एलॉय है ना, एलॉय मैंने बताया था आपको, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। सो एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो द राइट आंसर इज होमोजीनियस मिक्सचर।
तो एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो याद रखना एलॉय वगैरह, ठीक है। जैसे आपको होता है ना ब्रास किसका एलॉय होता है, तो ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का। एंड ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर प्लस टिन का, कॉपर प्लस टिन का। एंड सोल्डर किसका होता है, सोल्डर होता है टिन प्लस लेड का, टिन प्लस लेड का, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको। तो ये टिन प्लस लेड हो गया, ये ब्रॉन्ज कॉपर टिन हो गया, कॉपर प्लस जिंक हो गया। और एक होता है अमलगम, एक क्या होता है, अमलगम। तो अमलगम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मेटल मरकरी होनी चाहिए, दूसरी मेटल कुछ भी और डजंट मैटर। तो अमलगम के लिए एक मेटल मरकरी होनी चाहिए, एक मेटल क्या होनी चाहिए, मरकरी। तो अमलगम बन गया, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा बच्चों को, जैसे अमलगम तो एलॉय है, सिनेबार जो है ना, सिनेबार मरकरी का ओर है, तो सिनेबार क्या होता है, HGS, ये मरकरी का ओर है। तो मरकरी का ओर कौन सा होता है, सिनेबार। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, सेल दो तरह के होता है ना, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस, एंड कैथोड कैसा होता है, माइनस। कैथोड कैसा होता है, माइनस। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये सेल कैसा होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये पहले इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है ना, तो मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और दूसरा कौन सा सेल होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा कौन सा सेल होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल वर्ड आ रहा है ना, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि इसमें एनोड माइनस का हो जाएगा, एनोड माइनस का हो जाएगा, एंड कैथोड किसका हो जाएगा, प्लस का, कैथोड प्लस का। लेकिन चाहे सेल कौन सा हो, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होगा और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होगा, सेल कौन सा हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज होता है कैथोड, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड और नेगेटिवली चार्ज होता है कैथोड। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जिंक के, इट्स गेट डिपॉजिट एट कैथोड। तो जिंक किस पे जाएगी, जिंक कैथोड पे जाएगी। जिंक खुद पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव उस पे जाएगी जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैथोड पे होता है, तो जिंक कैथोड पे जाएगी। जिंक किस पे जाएगी, कैथोड पे, क्योंकि जिंक पॉजिटिव होती है ना, जिंक क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो जिंक पॉजिटिव होती है ऐसे करके, Zn2 प्लस होता है जिंक, Zn2 प्लस, तो ये उस पर जाएगा जो नेगेटिव है। तो जिंक डिपॉजिट होगी हमारी कैथोड पे, जिंक किस पर डिपॉजिट होगी हमारी, कैथोड पे डिपॉजिट होगी। श्योर है ना, कर लोगे, ठीक है। तो जिंक किस पे जाएगी बच्चों, जिंक जाएगी कैथोड पे, क्योंकि ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा होता है, प्लस, और कैथोड कैसा होता है, माइनस। और जिंक तो पॉजिटिव होती है, तो माइनस पे आएगी, कैथोड पे जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए आप, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। इसको कहाँ आ गए हम लोग, बंद कर दो इसको। सॉफ्ट है और उसे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, और वो रिएक्ट हवा से भी रिएक्ट करता है, और उसे ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं। या सोडियम पोटेशियम होगा, वो सोडियम और पोटेशियम। तो आंसर क्या होगा, सोडियम। तो सोडियम को चाकू से काट सकते हैं ना, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो कट विद नाइफ होती है, क्या होती है, कट विद नाइफ। तो आंसर हो गया सोडियम, आंसर क्या हो गया, सोडियम आंसर हो गया, ठीक है। कट विद नाइफ हो गया, सही है, कर लोगे, बोलो। तो एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होता है एक मेटल का, एक नॉन मेटल का। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इनमें से किसमें नॉन मेटल होगा, ब्रास में कॉपर जिंक होता है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रास में क्या होता है बच्चों, कॉपर और जिंक होता है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक, बोलो बच्चों, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रास में क्या होता है, और ब्रॉन्ज में क्या होता है? हाँ जी, तो ब्रास में होता है कॉपर और जिंक, ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। तो ये कॉपर और जिंक हो गया ब्रास में, और ब्रॉन्ज में हो गया कॉपर और टिन। ये मेटल है, ये भी मेटल है। अमलगम में हो गया मरकरी प्लस अदर, मेटल होनी चाहिए, ये भी मेटल है। तो क्या स्टील, हाँ स्टील में होगा, तो स्टील में एक नॉन मेटल होगा। क्या होगा, स्टील में नॉन मेटल। तो राइट आंसर स्टील हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट बर्न इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, ये सही है। ये इनकरेक्ट नहीं है, ये सही है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाता है। ओके, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम, नहीं स्टीम से करेगा नहीं। Iron and aluminum are two metals which react with steam. Magnesium is also one of the metals that also react with steam. So magnesium is also answer. ठीक है, it react with steam to form the magnesium hydroxide and evolve the hydrogen gas. तो ये भी correct है, ठीक है। तो it react with hot water to form magnesium hydroxide. It react with cold water to form magnesium oxide and evolves
तो इसमें बी होगा, क्या होगा इसके अंदर? बी। सो बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कोल्ड वाटर का। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इनमें से किस एलॉय में मरकरी होता है? अमलगम में होता है ना, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम खुद बता रहा है मरकरी है उसके अंदर, अमलगम का आते ही मरकरी है ना, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन होने से एक कंपाउंड जेड बनता है। देखिए एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन होने से कंपाउंड जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन को खोता है और वाई गेन करता है, तो ये तो आयोनिक कंपाउंड हो गया ना। क्या हो गया ये? आयोनिक कंपाउंड। एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक कंपाउंड जेड बन रहा है। एक्स इलेक्ट्रॉन खो रहा है, वाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय द जेड, जेड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? यानी आयोनिक कंपाउंड की तरफ इशारा जा रहा है। आयोनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये तो सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलत है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में उनके आयन फ्री होते हैं, ये भी सही है। आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर है बी। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये आंसर नहीं होगा आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स में ये वाली प्रॉपर्टी देखिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखो x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, y का 287 है और z का 282 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? x एक मेटल है? नहीं। जिसका कॉन्फ़िगरेशन 28 है वो एक नोबल गैस है। क्या है वो? एक नोबल गैस है। जिसमें पीछे को अगर किसी के पीछे 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अगर किसी के पीछे वैलेंसी में अगर किसी के 4 5 6 जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं, तो वो नॉन मेटल में आएगा। ये एक नॉन मेटल है। जिसके पीछे 1 2 3 जा रहे हैं वो मेटल है, तो इसके पीछे 2 जा रहे हैं, ये मेटल है। तो 282 वाला मेटल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो x एक मेटल है? नहीं। y एक मेटल है? बिल्कुल नहीं। z एक नॉन मेटल है? बिल्कुल नहीं। y एक नॉन मेटल है? बिल्कुल सही, ठीक है, ये सही है। सही है। तो इसने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो ये करेक्ट है। समझ में आ गया? देखो जिसके पीछे 8 है, जैसे हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन और आर्गन, ये नोबल गैस होती है। क्या होती है? ये नोबल गैस होती है। और जिसके पीछे 4 5 6 7 होते हैं वो नॉन मेटल्स। तो आंसर है मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं ना, आपको बताया था ना मैं एमबी, जैसे एमबी ऐसे बताया था मैंने कि एमबी, ओके, देखो सोचो, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के कैसे होते हैं? एसिडिक। तो ऑल द मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इनमें से किसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो एल्युमिनियम का होता है ना, एल्युमिनियम का वो वाला जो ऑक्साइड है Al2O3, ये एम्फोटेरिक होता है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये वाला जो ऑक्साइड है ना, ये HCl से भी रिएक्शन करता है, एसिड से भी, और ये वाला रिएक्शन, ये वाला बेस से भी रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? AlCl3 प्लस के H2O, ठीक है, बोलो। और यहां से क्या बनेगा हमारा? NaAlO2, NaAlO2 प्लस के H2O, ये ध्यान रखना रिएक्शन। और यहाँ पे देखो ये एसिड है ना, तो इसका बेसिक नेचर शो हो रहा है। इस रिएक्शन में बेसिक नेचर, क्योंकि सॉल्ट और वाटर बन रहा है ना, तो अगर ये एसिड है तो इस वाले ऑक्साइड का यहाँ पे बेसिक नेचर है, और अगर ये बेस है तो इस वाले ऑक्साइड का यहाँ पे एसिडिक नेचर है। तो ध्यान रखना, ये एसिडिक नेचर वाला रिएक्शन है और ये बेसिक नेचर वाला है। अरे एसिड तो है ही नहीं, तो ये बेसिक नेचर वाला हुआ, तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से नॉन मेटल में करंट फ्लो होता है? फॉल्ड्रीन में होगा, इसमें ग्रेफाइट में, सॉरी किसमें होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं ताकि करंट फ्लो ना हो जाए। द मेटल मटेरियल जनरली यूज्ड इज, तो कौन सी लगाते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह की प्लास्टिक होती है जो वायर्स के ऊपर लगाते हैं जिससे करंट फ्लो ना हो जाए, दैट इज पीवीसी, दैट इज पीवीसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड, इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होती है? सबको पता है ब्रोमीन, ठीक है। तो मेटल में जो लिक्विड होता है मरकरी, और जो नॉन मेटल में लिक्विड होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन शो करेगा? तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान दो, इसमें से हम ध्यान दो रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज है ना पीएससी के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में माजिल है सीएम, पीएससी के एग्जाम में माजिल है सीएम, और उसे मिला है सिल्वर, उसे मिला है गोल्ड, उसे मिला है प्लेटिनम। तो ये क्या हो गया हमारा? ये पोटेशियम हो गया, ये सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, और ये जिंक हो गया, ये आयरन हो गया, ये लेड हो गया, ये हाइड्रोजन, और ये कॉपर, और ये मरकरी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। देखो सुनो, क्या आयरन हटा देगा मैग्नीशियम को? नहीं, मैग्नीशियम ऊपर है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्या आयरन हटा देगा जिंक को? नहीं हटा पाएगा क्योंकि जिंक ऊपर है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लेड हटा देगा मैग्नीशियम को? इसके पास की नहीं है क्योंकि लेड नीचे है, नीचे वाला नहीं हटा पाएगा। क्या आयरन हटा देगा कॉपर को? यस, आयरन अब ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो इसमें बोला कौन सी पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, कर लोगे? चलो ऑफ करो। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला
ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत है, इसमें एनोड नेगेटिव है, ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। इसमें एनोड पॉजिटिव है, ये सही है, कैथोड नेगेटिव है, ये भी सही है। और एनोड इम्प्योर होता है, कैथोड प्योर होता है, ये भी ध्यान रखना, कैथोड प्योर होता है, एनोड इम्प्योर होता है। तो एनोड से कॉपर छूट के यहाँ जा रहा है और कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, और ये भी सही है, इंप्योरिटीज भी सही है। और इंप्योरिटीज एनोड, जो इंप्योरिटीज कैथोड के नीचे जमा कर दी इसने, ये गलत कर दिया, इंप्योरिटीज एनोड के नीचे जमा होती है, गलत हो गया। इंप्योरिटीज एनोड के नीचे, हाँ ये सही लग रहा है ऑप्शन। देखो एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव, हाँ सही है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, और एनोड से छूट के चीज कॉपर पे, ये भी सही है। देखो एनोड से हटके कॉपर पे जाना चाहिए उसे, ये सही जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, जा तो ये भी सही रहा था, पर इसने गंदगी को ना एनोड में, जो इंप्योरिटी है ना, ये एनोड मड होती है। नाउ दिस इज एनोड मड, ये एनोड के नीचे है ना, तो इसे एनोड मड कहते हैं। तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि कैथोड के नीचे डिपॉजिट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एनोड के नीचे डिपॉजिट है, ये सही है। और एनोड इम्प्योर होता तो एनोड से कॉपर पे जाना चाहिए, हाँ जी, एनोड से कैथोड पे जाना चाहिए, ये सही है। यहाँ देखो, यहाँ एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव, ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ कैथोड से एनोड पे जा रहा है, ये गलत हो रहा है। एनोड से छुट छुट के कैथोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड इम्प्योर और कैथोड प्योर है, एनोड इम्प्योर है, कैथोड प्योर है, एनोड इम्प्योर है, कैथोड प्योर है, तो एनोड से कैथोड पे जाना चाहिए, तो ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। और एनोड पॉजिटिव है, ठीक है, कैथोड नेगेटिव, ये भी ठीक है, ये राइट ऑप्शन सी है, क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इकबाल ट्रीट कर रहा है एक लक्सीरियस डाइवेलेंट एलिमेंट, मतलब एक डाइवेलेंट एलिमेंट है, मतलब M2 है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे मान लो डाइवेलेंट एलिमेंट है ना, डाइवेलेंट का मतलब है जिसमें दो हैं, मतलब M2 लाइक दिस, ऐसे M2 इसको सोडियम के साथ ट्रीट कर रहा है, वो ऐसे करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल इन रिएक्शन, हाँ बबल्स अगर बन रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी, क्योंकि इसी के बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस इन रिएक्शन। he observed the formation of bubbles, यानी हाइड्रोजन गैस है। he made the same observation when this element is treated with hydrochloric acid। ओहो, ये समझ गए आप, ये सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी हो रहा है, तो ये तो वो है ना, क्या ये तो Al2O3 हो सकता है ना आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा था। सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस, तो प्रोड्यूस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। नहीं, ये वो वाला ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर बनता है, क्या बनता है उसमें, वाटर। यानी अब यहाँ पे रिएक्शन किससे हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और एसिड से हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो ये जिंक हो सकता है ना, क्योंकि देखो जिंक का इससे रिएक्शन हो सकता है, इससे भी रिएक्शन होता है जिंक का, और दोनों केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस गैस इज हाइड्रोजन, प्रोड्यूस गैस इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे उसे रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो देखो ये जो जिंक है ना, उसका Na से रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस के H2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ओनली वन मेटल इज पॉसिबल विद दैट, कि जिंक ही है क्या और कोई मेटल नहीं हो सकता, तो आप इसकी जगह सिंपल M वर्ड यूज कर लीजिए, M, ठीक है, एंड प्लस के NaOH ऐसे लिख के दिखा दो, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक की जगह M लिख दो, सो Na2 M लिख दो, एंड O2 लिख दो, एंड प्लस के H2 गैस, प्लस के H2, तो ये होना चाहिए आपका आंसर M की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2 लगा दो, लगा दिया। अब देखो सुनो, यहाँ पे ऐसी है, तो यहाँ पे पहले ना यहाँ से कंपाउंड बना लो, जैसे आप ना यहाँ से कंपाउंड बना लो, ZnCl2 प्लस के H2, ठीक है। अब Zn की जगह M लिख दो, क्या लिख दो, M, तो M प्लस के HCl बराबर क्या हो जाएगा, MCl2 प्लस के H2 प्लस के H2। तो ये दो रिएक्शन लिख के दिखा दो उसको, ठीक है। अब वो कर रहे हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस गैस को, तो एक बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लाएंगे, अगर वो बर्निंग मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस के, तो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस शो करने के लिए पॉप साउंड इंडिकेशन है, पॉप साउंड क्या है, इंडिकेशन। ओके, और ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उस मेटल को हम करंट देके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसे आपने अभी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से करते हैं, अभी पढ़ा था ना आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कैसे बताया था मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये हमारे पास है ये हमारे पास एनोड है और ये प्लस है और ये माइनस है, और एनोड से यहाँ पे जाता है सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ये इम्प्योर है ये प्योर है, ठीक है। ओके, विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड, तो एनोड को हम क्या यूज करेंगे, एनोड को हम एज इसमें कौन सा मटेरियल एनोड पे होगा, तो इम्प्योर होगा, दैट इज इम्प्योर होगा एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, प्योर, ये ध्यान रखना, कैथोड पे क्या होगा, प्योर होगा, तो एनोड पे इम्प्योर होगा, कैथोड पे प्योर होगा। सिल्वर की कर रहे हैं ना हम रिफाइनिंग, सिल्वर को रिफाइन कर रहे हैं, सो इम्प्योर सिल्वर, तो एनोड क्या होगा हमारा, इम्प्योर सिल्वर, इम्प्योर Ag, और ये क्या होगा, प्योर Ag, तो ये हमारा एनोड कैथोड हो गया। सजेस्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे, देखो अगर आप सिल्वर को रिफाइन कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसे यूज कर सकते हो, AgCl ले सकते हो, AgNO3, ये आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, AgCl और Ag का ही लेना, AgCl या फिर AgNO3। In this electrolytic cell, where do we get pure silver and after passing? तो pure silver we get at cathode, pure silver we get at
कैथोड। सो आंसर इज कैथोड। देखो साइंस बहुत सिंपल है, जो पूछा वो बताओ। प्योर सिल्वर कहां मिलता है? कैथोड पर। इम्प्योर कहां पे होता है? एनोड पर। जैसा मेटल होता है वैसा उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसा मेटल होता है वैसा होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Why should the metal sulfide and carbonate be converted into metal oxide? मेटल सल्फाइड को और मेटल कार्बोनेट को आप ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? देखो जैसे ना आपने जिंक लिया था, ये सल्फाइड लिया था और आपने इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी, Zn प्लस के 3O2, तो आपने ना इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करा था ऐसे करके, ठीक है। और फिर इस ऑक्साइड की आपने कार्बन से रिएक्शन करवाई थी ना, तो आपने इसको जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक प्लस के आपने इसको जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन में चेंज कर दिया था, ठीक है ना। यू हैव कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस के कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, नाउ जिंक प्लस के कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आपने सल्फाइड को ऑक्साइड क्यों बनाया, वही कह रहा है, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है कंपेयर टू सल्फाइड, दैट्स व्हाई। तो सल्फाइड से पहले ऑक्साइड बनाओ और ऑक्साइड से आप इजीली मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई शुड द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड? क्योंकि मेटल ऑक्साइड से किसी मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है, इसलिए हम मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स, मेटल मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना, मैग्नीज और मैग्नीशियम नहीं निकालती है। मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसी दो मेटल्स हैं जो HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, या मिनरल एसिड से रिएक्शन करके ये दो मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। M से M पकड़ लेना, मिनरल का M से एक एक्सेप्शन, MM, मैग्नीज और मैग्नीशियम। अरे बोलेगा कौन सी दो ऐसी मेटल है जो मिनरल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बाहर निकालती? मैग्नीज और मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ट्रीटेड विद HNO3, अच्छा, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बट व्हेन मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ट्रीटेड विद HNO3, मतलब जब ये वाली मेटल्स ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि मिनरल एसिड है ना HNO3, ठीक है। देखो जब ये वाली गैसेस रिएक्ट करती है ना, जब ये वाली गैस रिएक्ट करती है, ये वाली जो मेटल्स हैं जब रिएक्ट करती है HNO3 के साथ, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब इस प्रोसेस में हाइड्रोजन निकलती तो है, ठीक है। मान लीजिए आप रिएक्शन करवा के देख लीजिए, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये HNO3 है, ठीक है। तो रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा ना, MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट। लेकिन बनना तो हाइड्रोजन चाहिए था पर पानी बन गया। क्या बन गया? पानी। पानी क्यों बन गया? पानी इसलिए बन गया होगा बच्चों, बनना तो चाहिए था हाइड्रोजन पर बन गया पानी, ठीक है। तो पानी किस लिए बन गया होगा? तो पानी इसलिए बन गया होगा ना, ये पानी बना क्योंकि बनी तो हाइड्रोजन होगी, लेकिन हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली होगी, ठीक है। हाइड्रोजन ने क्या कर ली होगी? ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो वाटर में कन्वर्ट होगी वो, क्योंकि ये देखो सुनो, ये जो है ना, ये जो मैग्नीशियम होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? और तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है उस हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करना नहीं, जो हाइड्रोजन निकले उसको पानी देता, वो देता वो। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? ओ दे देगा। किसको? वो जो हाइड्रोजन निकली है उसको ओ देके पानी बना देगा। तो इसलिए वो निकली तो थी पर उसने उसको ओ देके उसे वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो दिखी नहीं, निकली नहीं। फिर समझ आ गया ना क्या? तो ये जब इसको क्या दे देगा? ऑक्सीजन। किसको? हाइड्रोजन को। तो पानी बन गया और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। खुद क्या हो जाएगा? किस में रिड्यूस हो जाएगा? या तो N2O में, या तो किस में हो जाएगा? या तो N2O में, या NO में, या फिर NO2 में। खुद इनमें रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा इनमें? तो द आंसर इज कि HNO3 बीइंग एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट द हाइड्रोजन गैस रिलीज इनटू द वाटर एंड गैस इटसेल्फ रिड्यूस इनटू द N2O, NO या फिर NO2। दैट इज द आंसर। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसी दो मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, बाकी सभी मेटल्स देती हैं, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड X एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक। कंपाउंड X और एल्युमिनियम, इनको हम रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं। ध्यान, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करना। थर्मिट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ये एल्युमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 से होती है, तो जिससे आपका Al2O3 बनता है प्लस के ट्वाइस ऑफ Fe बनता है। ये मोल्टन आयरन होता है। आइडेंटिफाई कंपाउंड X एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। कंपाउंड X और एल्युमिनियम, तो कंपाउंड X ये हो गया ना, और ये एल्युमिनियम हो गया। यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, तो कंपाउंड X इज Fe2O3। नेम द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द, यहां पे 2 लगा लो। नाउ दिस इज द रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स रिएक्शन, नेम द रिएक्शन। ये थर्मिट रिएक्शन है, द आंसर इज थर्मिट रिएक्शन। तो ये वेल्डिंग में यूज होती है, द आंसर इज थर्मिट रिएक्शन एंड थर्मिट रिएक्शन यूज इन द वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? वेल्डिंग प्रोसेस। कर लोगे? सो दिस इज द थर्मिट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटल X है, जब हम उसे ट्रीट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो एक बेसिक सॉल्ट मिलता है मुझे Y विद मॉलिक्यूलर मास दिस, उसका मॉलिक्यूलर मास है 40। तो एक मेटल है X जिसे हम ट्रीट करते हैं, यार मॉलिक्यूलर 40 दुनिया को मॉलिक्यूलर मास से हिंट पका लो ना, ये 16, 17 और 23, 40 इसी का है, ठीक है, NaOH है, ठीक है। एक नॉन मेटल X है, ये तो गलत हो गया, कहां पे? ये वाला ऊपर क्वेश्चन। एक मेटल X है जब हम ट्रीट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, तो मेटल X फिर हमारी सोडियम होगी मेरे ख्याल से। तो इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट। तो जब मैं इसको वाटर से रिएक्शन करूंगा तो इसका बेसिक सॉल्ट क्या बनेगा? हाँ सही है, बेसिक सॉल्ट तो NaOH बनेगा।
क्या बनेगा NaOH। तो एक बेसिक सॉल्ट बनेगा, मॉलिक्यूलर मास 40 है एंड लिबरेट द गैस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, विच इजली कैच फायर, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड राइट आल्सो द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो एक्स क्या है फिर हमारा इसके अंदर, एक मेटल एक्स है जिसे ट्रीट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, है वो सोडियम है। इट गिव्स, देखो मॉलिक्यूलर मास 40 तो इसी का है ना, जैसे ये 23 है और ये 16 है और ये 17, तो 17 कहां 40 ही, बस सोडियम ही है, क्या है वो सोडियम। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है सोडियम, ठीक है, एंड वाई क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, तो वाई हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जेड हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, जेड हमारे पास कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या देखो MnO की इससे रिएक्शन, तो Al2O3 बन रहा प्लस हीट बन रहा है, क्या एल्युमिनियम रिड्यूस हुआ है, क्या एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन पकड़ी है, ये रिड्यूस होना हुआ है, ये रिड्यूस नहीं हुआ है। इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ने क्या पकड़ लिया, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या एल्युमिनियम रिड्यूस हुआ है, नहीं। इस MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या मैग्नीशियम ये ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं, ये रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, ये पूछ क्या रहा है फिर, इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस, इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। 44 जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है मुझसे, सुनिए बच्चों, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44 क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एल्युमिनियम पाउडर इज हीटेड विद MnO2। तो इस रिएक्शन में कह रहा है जब एल्युमिनियम पाउडर को हमने MnO2 से रिएक्शन करवाया तो ये फॉलोइंग रिएक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। क्या एल्युमिनियम रिड्यूस हुआ है इसके अंदर, रिएक्शन में कह रहा है क्या एल्युमिनियम रिड्यूस हुआ है, देखो रिड्यूस नहीं हुआ है, इसने ऑक्सीजन को गेन करा है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखो नो, एल्युमिनियम इज नॉट रिड्यूस, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। क्या MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, नो, लिखो MnO2 ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लॉस करा है, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो लिखो MnO2 is getting reduced, MnO2 is getting reduced because it has lost the oxygen, it has lost the oxygen, सिंपल लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय, सोल्डर एलॉय के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सोल्डर एलॉय किससे बनता है, सोल्डर एलॉय किससे, तो सोल्डर एलॉय किससे बनता है हमारा, सोल्डर एलॉय हमारा बनता है टिन प्लस लेड से, टिन प्लस लेड से, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, क्या हो गए ये कॉन्स्टिट्यूएंट। विच प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्डर, सोल्डर की कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उसे इलेक्ट्रिक वायर के रूप में यूज करते हैं, सोल्डर तो मैं देखा होगा टांके लगाते हैं, तारों को जोड़ते हैं, ऐसे पिघलाते हैं, हल्का सा व्हाइट व्हाइट होता है, ऐसे आयरन से टांके लगा के उसको तार जोड़ देते हैं, तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सोल्डर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पिघल जाता है वो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये वाली प्रॉपर्टी है सोल्डर की, जिसकी वजह से हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं सोल्डर को, ठीक है। एक मेटल ए है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है, अरे सबको पता है थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम यूज होता है, ठीक है। एक मेटल है व्हिच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन, इसे जब ऑक्सीजन से हीट करते हैं तो एक ऑक्साइड मिलता है जो एम्फोटेरिक है, अच्छा इसे ऑक्सीजन से हीट करते हैं तो एम्फोटेरिक, तो ये मिलेगा ना Al2O3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, सही है, तो ये बन गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो आइडेंटिफाई ए है और बी है, तो दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, which is identify A and B, write down the reaction of the oxide with HCl और NaOH। ये तो मैंने अभी बताया, ये जो ऑक्साइड है ना, ये जो ऑक्साइड है इसका NaOH से रिएक्शन लिखना है, तो हमने बहुत लिखा है, ये Na2ON3 का इसका NaOH से रिएक्शन लिखो, तो ये क्या आ गया आपका NaAlO2 प्लस के H2 प्लस के H2, यहाँ पे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, तो ये कौन सा, देखो ये अगर बेस है तो इसका एसिडिक नेचर शो हो रहा है यहाँ पर, अब ये एसिड है क्योंकि ये बेस है, तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनना है। अब इसी रिएक्शन को डालो ऐसे, Al2O3 का HCl से रिएक्शन कराओ, तो क्या कंपाउंड बन गया AlCl3 प्लस के H2, AlCl3 प्लस के H2, यहाँ 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ 6 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैटर जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी होती है, उसे हम उसके सल्फाइड से ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे तो ऑब्टेन करते हैं सल्फाइड से, कैसे ऑब्टेन करते हैं, रिएक्शन लिखना रोस्टिंग वाला, ये ट्वाइस ऑफ HGS, twice of HGS, thrice of O2, that is twice of HGO, twice of SO2। अब इस twice of HGO को हम हीट कर देते हैं, now twice of HGO को ट्राइंगल मतलब हीट करना, that is twice of Hg plus O2, so this is the answer, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, एक मेटल है जो लिक्विड है तो रूम टेम्परेचर पर उसे ऑब्टेन करते हैं उसके सल्फाइड को हीट करके, तो ये सल्फाइड है, तो इस सल्फाइड को हमने हीट किया तो हमें मेटल मिला, ऑक्साइड मिला, क्या मिला हमें ऑक्साइड, तो आंसर ये रिएक्शन होगा इसके अंदर। आइडेंटिफाई द मेटल, तो मेटल है मरकरी एंड इट्स ओर, तो ओर कौन सा है इसका, सिनेबार, और क्या है उसका, आप तो पहले सबके आंसर लिखो, पहले लिखो सिर्फ मेटल पूछिए ना उसने, तो मेटल हो गया मरकरी एंड और क्या हो गया, और का हमारा और हो गया सिनेबार, और क्या हो गया HGS, तो HGS बोले तो सिनेबार, HGS बोले तो सिनेबार, समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। बेटा एक मिनट पीछे से आवाज कम, अरे पीछे आवाज कम करो। गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड, एक स्टेबल बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो, दैट वुड बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखो इनके कॉम्बिनेशन से, आपको वैलेंसी वगैरह याद है ना, वैलेंसी का हिसाब किताब कैसे करते हैं, जैसे इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा वो लिखना है, जैसे मैग्नीशियम है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये क्या है नाइट्रोजन, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, उसे यहाँ लिख दो, इसकी 3 होती है, उसे यहाँ लिख दो, ये बनेगा। अब जैसे लिथियम और ऑक्सीजन है, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 को लिखेंगे, इसकी 2 होती है, 2 यहाँ लिख दो, तो ये बन गया लिथियम ऑक्साइड। अब जैसे Al और Cl है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, उसे यहाँ लिख दो, इसकी 1 होती है, 1 को लिखेंगे नहीं, तो इसका कंपाउंड बन गया AlCl3। अब ये ये क्या है, और ये इसकी वैलेंसी 2 होती है, उसे यहाँ लिख दो, K2O, इसकी तो 1 होती है, तो 1 को लिखेंगे नहीं ना, तो ये इनके कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, ये जिंक का ओर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में ये जिंक का ओर है, इसे कहते हैं जिंक कैलामाइन। क्या कहते हैं इसे हम, नाउ दिस इज कॉल्ड जिंक कैलामाइन, ये जिंक कैलामाइन है, क्या ये जिंक। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ZnCO3 को, ट्राइंगल का मतलब हीट करना, तो यहां से बनेगा ZnO प्लस के CO2, ZnO प्लस के CO2, ये रिएक्शन लिख दिया आपने, हो गया आपका आंसर कि ZnCO3 is heated in the absence of oxygen। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो कैल्सिनेशन कर रहे हैं, तो कैल्सिनेशन का मतलब होता है और को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना। सो यू विल गेट द जिंक ऑक्साइड। एक मिक्सचर ऑफ Cu2 और Cu2s इज हीटेड, तो इनको हीट करो, Cu2O Cu2s को हीट करो, यहां से बनता है 6Cu प्लस के SO2, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो और ये रिएक्शन बैलेंस हो गया आपका, ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ Cu2 एंड Cu2s इज हीटेड, ये कॉपर की मेटलर्जी है ना, ये कॉपर की मेटलर्जी लिखी ना, मैं पहले हमने कॉपर का ओर लिया था, ये कॉपर का कौन सा होता है, कॉपर ग्लास, कौन सा होता है ये, कॉपर ग्लास होता है, कॉपर का ओर, तो इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी, तो क्या बना था Cu2O प्लस के SO2, Cu2O प्लस के SO2। अभी Cu2O को यहां से उठाते हैं और उसमें Cu2s डालते हैं और कंपाउंड बन जाता है 6Cu प्लस के SO2, 6Cu प्लस के SO2, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, बोलो बच्चों। तो ये था इसका रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर हो इन क्वेश्चंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉन मेटल ए है जो एक इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है अवर फूड का, हमारे फूड में एक नॉन मेटल ए है, एंड फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, वो 2 ऑक्साइड बनाती है B और C। ऑक्साइड B टॉक्सिक है और ऑक्साइड C ग्लोबल वार्मिंग करता है। अच्छा जी, ओके, वंस अगेन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, देखो सुनो, एक नॉन मेटल है जो हमारे खाने में पाई जाती है, कहीं आयोडीन हो सकता है हमारा नॉन मेटल, तो हमारे खाने में पाई जाती है, एंड 2 ऑक्साइड बनाती है, एंड फॉर्म 2 ऑक्साइड्स B एंड C, और उसके 2 ऑक्साइड्स बनते हैं B और C। B टॉक्सिक है और C ग्लोबल वार्मिंग करता है। एक नॉन मेटल है एंड जो हमारे खाने में मिलती है, या आग लगा लेते हैं, अंगीठी चला लेते हैं गांव में, खाट के नीचे अंगीठी रखी और कमरा बंद कर लिया और फिर सारे लोग वहां पे मर जाते हैं। या हीटर चला के आप कमरा मत बंद कीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हीटर से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर कार्बोक्सिमा हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाती है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। जो जहरीली गैस होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो हीटर बंद कर लोगे ना तो उससे निकलेगी आपकी। हाँ, तो हीटर चला के रूम खोलिए, थोड़ा सा उसे वेंटिलेशन दीजिए, ठीक है, समझ में नहीं आ गया। तो वो जो टॉक्सिक गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, तो ऑक्साइड भी टॉक्सिक है, ठीक है, तो क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो एक नॉन मेटल वो कार्बन हुई, तो नॉन मेटल ए क्या हुई, कार्बन, क्या हुई कार्बन, और C क्या हुआ हमारा CO2, और B क्या हुआ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ए बिलोंग टू, एक कौन से ग्रुप में है, एक कौन से ग्रुप में मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी 14th ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, 14th ग्रुप में, 14th ग्रुप, जो 14th ग्रुप है कौन कार्बन, तो कौन से गीत सुनाऊं प्रभु, ऐसा, ये 14th ग्रुप है हमारा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इसमें मिलेगा, तो ये 14th ग्रुप में मिलेगी, किसमें मिलेगी हमारी 14th ग्रुप में। अरे समझ में आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। एक मेटल ए जो इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे फूड का, 2 ऑक्साइड बनाते हैं। देखो कभी भी जहरीला ऑक्साइड है ना, टॉक्सिक ऑक्साइड, तो पकड़ लेना कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहरीला ऑक्साइड कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है, CO2, और एसिड रेन कौन करता है, और ये इन गैसेस का नेचर कैसा, हाँ, क्योंकि नॉन मेटल के हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं और मेटल के बेसिक, ये याद रहेगा। अगर अच्छा, अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो लाल को क्या करेगा, नीला, लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला, और बेसिक ऑक्साइड होगा तो नीले को क्या करेगा, लाल। सो दिस वाज द आंसर, ठीक है, बोलो। बाकी क्वेश्चन रह गए हमारे 15 क्वेश्चन अभी भी लेफ्ट है, और वो क्वेश्चन 15 हम करेंगे कल, ठीक है, चलिए।